बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खैरियत से होंगे आप। स्टूडेंट्स, लास्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा वो हमने पढ़ा डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो। उसके अंदर हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी, उसके अंदर हमने उसका फॉर्मूला देखा, उसके अंदर हमने उसकी 4 to 5 एग्ज़ाम्पल्स देखी। उसके अंदर ये देखा कि किस तरह से हम डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को केल्विन में लेके जाते हैं, और ये देखा किस तरह से हम केल्विन से किसी भी गैस का वॉल्यूम जो है वो मालूम कर सकते हैं, मतलब कि उसको ट्वाइस करके, ट्वाइस मीन डबल करके। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने उस टेबल बनाने के बाद उसके अंदर जो है उसका फॉर्मूला स्टडी किया। वी टी इज़ इक्वल टू वी नॉट ब्रैकेट 1 + 2/73। उसके बाद हम चले आगे और हमने एग्जांपल ली 10 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस, और उनको हमने चार्ल्स लॉ V/T के अंदर पुट किया, और उसके अंदर टेम्परेचर कौन सा लिया, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया। और हम इस नतीजे पे पहुँचे कि डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेने से हमारा जो है ना वो आंसर ठीक नहीं आया, हमारा चार्ल्स लॉ ओबे नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि चार्ल्स लॉ डिग्री सेल्सियस पे ओबे नहीं करता। उसके बाद स्टूडेंट्स हम चले और हमने क्या किया, टेम्परेचर केल्विन में लिया और उसमें हमारा जो है लॉ वेरीफाई कर गया, और हम इस नतीजे पे आए कि चार्ल्स लॉ जिसको वेरीफाई करता है वो क्या है जी, वो हमारे पास टेम्परेचर इन केल्विन है। उसके बाद देखिए आज हमने जो चीज़ स्टडी करनी है अपने टॉपिक के लिहाज से, वो क्या है जी, स्केल्स ऑफ थर्मोमेट्री। वो क्या है, स्केल्स ऑफ थर्मोमेट्री। इसके ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे और हमारा अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। तो हमारा टॉपिक है जी स्केल्स ऑफ थर्मोमेट्री। स्टूडेंट्स 3 जो है वो मैं आपको फॉर्मूलाज यहाँ पे बताऊँगा। सबसे पहला तो आप देखिएगा केल्विन। केल्विन का फॉर्मूला क्या होता है जी, इसके अंदर डिग्री सेल्सियस जो आपने पिछले टॉपिक में भी किया, डिग्री सेल्सियस + 273। दूसरा हमारे पास है जी क्या, डिग्री सेल्सियस का फॉर्मूला इज इक्वल टू 5/9 फ़ारेनहाइट -32। तीसरा हमारे पास है स्टूडेंट्स फ़ारेनहाइट का इज इक्वल्स टू, इसको उलट कर लें, 9/5 फ़ारेनहाइट की जगह क्या आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस। ये माइनस था, यहाँ पे आप प्लस लिख लें और ये आपके पास क्या हो गया, ये तीनों फार्मूलाज आ गए। सबसे पहले बताना ये है कि ये तीनों फार्मूलाज यूज़ किस लिए होते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपके पास डिग्री सेल्सियस है और आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं केल्विन में, तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू में 273 ऐड कर देंगे और केल्विन आ जाएगा। आई होप कि आपने पिछला टॉपिक जो है वो अच्छी तरह से प्रिपेयर किया है, तो उसके अंदर ये आपकी प्रैक्टिस भी हो गई होगी। उसके बाद अगर आपके पास वैल्यू है फ़ारेनहाइट में और आप उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं डिग्री सेल्सियस के अंदर, तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, 5/9 को डिवाइड करें, फ़ारेनहाइट की वैल्यू में से 32 को माइनस कर दें और इनको जो है वो आपस में प्रोडक्ट ले लें, आपके पास वैल्यू डिग्री सेल्सियस में चली जाएगी। उसके बाद थर्ड वन इज, अगर आपके पास वैल्यू डिग्री सेल्सियस में है और आप उसको फ़ारेनहाइट में लेके जाना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, अपनी वैल्यू को डिग्री सेल्सियस की को यहाँ पे प्लेस करेंगे, 32 को उसके अंदर सम अप करेंगे, उन दोनों को प्लस करके 9/5 से प्रोडक्ट कर देंगे, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, और आपके पास जो आपकी वैल्यू है वो किस में चली जाएगी, फ़ारेनहाइट में। तो स्टूडेंट्स ये वो चीज़ें थी जो आपने पिछली क्लास में भी ये स्केल्स पढ़े हुए थे। अगर आप बात करें सेंटीग्रेड स्केल की, तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है, ये 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, 0 to 100, जिसके अंदर आपके पास जो है आइस जो होती है उसका टेम्परेचर क्या होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वो आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये जो आपके पास इसका जो थर्मोमीटर होगा वो अगर मैं ड्रॉ करूं छोटा सा थर्मोमीटर, तो वो बच्चों शुरू होगा 0 से शुरू होगा एंड अप टू दिस, उसके अंदर 100 जो हैं वो क्या होंगे, इंटरवल्स होंगे। इंटरवल से मुराद है ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 एंड सो ऑन, और 100 पे आके बच्चों वो ख़त्म हो जाएगा, 100 तक वो होगा। उसके बाद देखें, और मैं बता रहा था कि 0 to 100 है और 100 ही इक्वल पार्ट्स होते हैं, मतलब कि हर डिग्री सेल्सियस का एक जो है वो आपके पास एक बीच में लाइन होगी। उसके बाद अगर आप फ़ारेनहाइट स्केल पे चलें तो बच्चों इसके ये स्टार्ट कहाँ से होता है, ये स्टार्ट ही स्टूडेंट्स होता है 32 से, ठीक है, ये स्टार्ट ही कहाँ से होता है, 32 से, और 32 से लेके इसकी रेंज होती है 32 to 212।
212 तक इसकी रेंज होगी बच्चों। ये स्टार्ट होगा 32 से, और जिस तरह उसका जो था वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 0 था, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा 32 होगा। और इसके अंदर जो इक्वल पार्ट्स होते हैं वो इक्वल पार्ट्स कितने होते हैं बच्चों, वो होते हैं आपके पास 180। आप इसको कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं इसके पार्ट्स के लिहाज से। अगर आप बात करें लास्ट वन, ये मैंने बात की है फ़ारेनहाइट की, ओके, सेल्सियस की नहीं मैंने की। अगर आप बात करें बच्चों केल्विन की, तो केल्विन स्केल जो है वो स्टार्ट होता है कहाँ से, 273.16 से। लेकिन 16 को हम इग्नोर कर देते हैं, कोई इतना इशू नहीं होता है, तो 273 आप कह सकते हैं। तो 273 से एंड अप टू सो ऑन ये चलता जाएगा। और आप ये भी जानते हैं कि जो वैल्यू डिग्री सेल्सियस की 0 होती है वो जो आपके पास केल्विन स्केल में 273 होता है। जिस तरह से फॉर एग्जांपल आप ले लें, आपके पास है वैल्यू क्या 0 डिग्री सेल्सियस, आप इसको केल्विन में करना चाहते हैं, तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या थी 0 प्लस 273, तो आंसर क्या आ जाएगा 273। तो इसमें हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि जो वैल्यू हमारे पास डिग्री सेल्सियस में 0 पे होती है, केल्विन में वो 273 होती है, क्योंकि केल्विन स्केल स्टार्ट ही कहाँ से होता है 273 से स्टार्ट होता है। अगर आप देख लें वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यहाँ पे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा 273। अगर आप देखें वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। तो आइए इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। तो K इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस का फॉर्मूला 100 प्लस 273। तो इसके अंदर जो आपके पास वैल्यू आएगी वाटर के बॉइलिंग पॉइंट की, मैं इधर लिख देता हूं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो वो कितना होगा, वो बच्चों आपके पास होगा 373 केल्विन। तो इस तरह से आपके पास इसकी बात हमने की। अब देखिए इसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो क्या है स्टूडेंट्स, जनरल गैस इक्वेशन। वो क्या है, जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं जी हम। जनरल गैस इक्वेशन देखिए बच्चों, किसी भी स्टूडेंट को चेक करना हो कि वो कितना अच्छा है स्टडीज़ में, तो उसका टेस्ट लिया जाता है। ये टेस्ट आपका एक जो है वो क्या है, एक पैमाना है आपको मेजर करने के लिए कि हाउ गुड यू आर, ठीक है। इसी तरह से किसी गैस की आइडियलिटी वगैरह चेक करने के लिए कि वो गैस कितनी रियल है, और वो गैस अगर इनको ओबे करे तो वो क्या है जी, आइडियल गैस है। और किन को ओबे करे, बॉयल्स लॉ को, चार्ल्स लॉ को, एवोगैड्रोस लॉ को, जनरल गैस इक्वेशन को। तो हमने किसी भी गैस की जब रियलिटी कि वो कितनी रियल है या कितनी आइडियल है हमने जब चेक करनी होती है, तो हम इस इक्वेशन को विच इज़ नाउन एज जनरल गैस इक्वेशन, बेटा हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। तो जनरल गैस इक्वेशन बनी कैसे है, ये उन्हीं लॉज से बनी है जो आप पहले पढ़ के आ चुके हैं। और वो लॉज क्या थे बच्चों, वो लॉज थे आपके पास बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड अदर देन दिस। इसके बाद देखें, शुरू करते हैं अपना टॉपिक पेज नंबर 48 से। तो कहता है वाइल डिस्क्राइबिंग, जब हमने डिस्क्राइब किया किसको, बॉयल्स लॉ को, चार्ल्स लॉ को या दूसरे कुछ लॉज को, तो हमारे पास कुछ चीज़ें इसके अंदर वेरिएबल थी और कुछ चीज़ें हमारे पास कॉन्स्टेंट्स थी। क्लियर, कुछ चीज़ें हमारे पास वेरिएबल मैंने बताया था जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, और कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, चेंज नहीं होती। तो वो यही बता रहा है कुछ वेरिएबल्स थे और कुछ बेटा आपके पास कांस्टेंट्स थे। अगर हम बात करें सबसे पहले बॉयल्स लॉ की, तो हमारे पास इसके अंदर जो वैल्यू थी, जो फॉर्मूला था वो क्या था जी, V प्रोपोर्शनल टू क्या था 1/P था। ठीक हो गया, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं बॉयल्स लॉ, ताकि आपको ये याद भी रहे। स्टूडेंट्स अगर हम दूसरी बात करें तो हमारे पास जो चार्ल्स लॉ था, तो बच्चों को क्या थी वैल्यू, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके था, T के। तो ये कौन सा लॉ है, चार्ल्स लॉ है। ठीक है जी। अगर स्टूडेंट्स हम तीसरी बात करें तो हमारे पास क्या है, एवोगैड्रोस लॉ। वो भी आपने इसका रिलेशन तो नहीं पढ़ा था, लेकिन याद रखें वो आपके पास क्या होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, तो जो कि क्या है, एवोगैड्रोस लॉ। ले जी, थोड़ी सी बात तो बतानी पड़ेगी आपको।
बॉयल्स लॉ में जब हमने बात की तो हमने कहा, इसकी डेफिनेशन पढ़ी, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर बट द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। मैंने आपको ये बात पहले भी समझा चुका हूँ कि कोई भी ऐसा रिलेशन जिसके अंदर जो चीज़ विजिबल नहीं होती, फॉर्मूला में नज़र नहीं आ रही होती है बच्चों, वो आपके पास क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। तो इसमें क्या है, वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, बटे में है, ओवर में है, डिनोमिनेटर में है, P ओवर Q फॉर्म में है, इसलिए इसको क्या बोला गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी, the volume of a given mass of a gas is directly, because it is not in the form of denominator, is directly proportional to its temperature। अब कांस्टेंट बेटा क्या होगा, बट द प्रेशर इज कांस्टेंट। और इसमें क्या है, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। अब एब्सेंट क्या है, प्रेशर भी और टेम्परेचर भी, बट द प्रेशर एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। स्टूडेंट्स मैं दोबारा से लिखता हूँ, मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया कि आपके पास इन गैसेस में जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो सबसे पहली चीज़ क्या होगी, सबसे पहली चीज़ होगी जी आपके पास टेम्परेचर डिनोटेड बाय T, प्रेशर डिनोटेड बाय P, वॉल्यूम डिनोटेड बाय V एंड नंबर ऑफ मोल्स जिसको हम क्वांटिटी ऑफ गैस भी कहते हैं डिनोटेड बाय स्मॉल n। ये चार चीज़ें हमारे पास इन गैस लॉज में बार बार जो है वो रिपीट होंगी, और कुछ इनमें से हर लॉ के अंदर कुछ इसमें से कांस्टेंट होंगी और कुछ इनमें से वेरिएबल्स। यही चीज़ आपको याद होगी तो आप किसी भी लॉ का जो है वो मतलब कि डिफरेंट जो है वो कर सकते हैं या कह सकते हैं। स्टूडेंट्स अब इन तीनों फॉर्मूलाज में बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ, एक चीज़ कॉमन है, और वो चीज़ जो कॉमन है वो ये है कि आपके पास इनके अंदर सब में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कॉमन है, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तीनों में वॉल्यूम है। तो बच्चों क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि इनकी लेफ्ट हैंड साइड कॉमन ले लें, तो बिल्कुल हम कर सकते हैं, हम यही करने वाले हैं। और हम इसको क्या लिखेंगे, V आ गया बच्चों आपके पास प्रोपोर्शनल टू, जो ऊपर है वो ऊपर लिख दें, जो नीचे है वो नीचे लिख दें, N ऊपर है, ओके जी ऊपर लिख दें, उसके बाद T ऊपर है, G ऊपर लिख दें, और P क्या है, डिनोमिनेटर में है, इसको क्या करें, नीचे लिख दें। ठीक हो गया। मैंने स्टूडेंट्स क्या किया, मैंने V जो साइड थी लेफ्ट हैंड साइड ये कॉमन ले ली, और बाकी इनकी राइट हैंड साइड पे जो भी था, जो ऊपर था वो न्यूमिनेटर में लिख लिया, ये होता है न्यूमिनेटर, ऊपर वाली जो वैल्यू होती है, और नीचे वाला आपको पता ही है ये होता है डिनोमिनेटर। ठीक है। अब आपको दोबारा से बात कि हमारे पास जब भी कोई चीज़ जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इसके अंदर मौजूद होता है तो हम इसको हटा के इसकी जगह क्या लगा देते हैं, इक्वल लगा के तो कांस्टेंट एक लिख देते हैं। तो देखिएगा मैं वही करने वाला हूँ। V थोड़ा सा इधर लेके आते हैं, V इज इक्वल टू NT ओवर P, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या आ जाएगा आपके पास, R। ठीक है स्टूडेंट्स, इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आइडियल गैस कांस्टेंट। ठीक है, R। जिस तरह से आपने बॉयल्स लॉ में K ले लिया, चार्ल्स में भी K ले लिया, इसके अंदर आपके पास जो कांस्टेंट है वो ये वाला है, और इसको हम क्या कहते हैं, R कहते हैं। अब स्टूडेंट्स आप एक चीज़ देखें, यहाँ पे P क्या हो रहा है, डिवाइड, इसको उधर ले जाएं तो क्या बन जाएगा जी, PV इज इक्वल टू NR T। तो स्टूडेंट्स ये आपकी जो इक्वेशन है जो हमने बनाई है, इसी को आप क्या कहते हैं, जनरल गैस इक्वेशन कहते हैं, या आप इसको आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं, जो कि हम इधर प्रूव कर चुके हैं या ड्रॉ कर चुके हैं, बना चुके हैं, कंक्लूड कर चुके हैं। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें पेज नंबर 49 के ऊपर, पहली फर्स्ट 2 लाइंस में लिखी हुई है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई को, product of pressure and volume always is equals to the number of moles multiply by ideal gas constant into temperature। मैं बुक से अगर आप कहते हैं तो इसको स्टडी कर देता हूँ। कहता है if we have a quantity of an ideal gas,
अगर हमारे पास कोई क्वांटिटी है किसकी, आइडियल गैस की, तो जो प्रोडक्ट होगा प्रेशर और वॉल्यूम का हमेशा इक्वल होगा प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, जनरल गैस कांस्टेंट आर एंड टेम्परेचर टी। तो इस तरह से आपके पास बच्चों ये हमने आइडियल गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो हमने कंक्लूड कर ली। अब अगर आप देखें तो आप इस इक्वेशन को दोबारा से, इस इक्वेशन को दोबारा से देखें, पहले क्या किया, बॉयल्स लॉ को, चॉल्स लॉ को, एवोगैड्रोस लॉ को कंबाइन किया तो कौन सी इक्वेशन बनाई, आइडियल गैस इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन बनवाई, जनरल गैस इक्वेशन हमने बनाई। अब हम जनरल गैस इक्वेशन में से दोबारा से बॉयल्स लॉ, चॉल्स लॉ और ये चीज़ें बना सकते हैं। तो आइए इसको लिखते हैं। तो मैं लिखूंगा पी वी इज इक्वल टू nRT। तो स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो तो बॉयल्स लॉ, ये तो उसकी इनिशियल वैल्यू थी ना, इनिशियल इक्वेशन थी। तो बॉयल्स लॉ की जो आपके पास प्रूव्ड फॉर्म होती है वो किसके बराबर होती है, वो होती है पी वी इज इक्वल टू के। अब देखिए पी वी तो इधर है, अब यहाँ पे के कांस्टेंट है, यहाँ पे आर कांस्टेंट है, यहाँ पे आर कांस्टेंट है। कांस्टेंट होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये है हमारे पास एन और टी को अगर कांस्टेंट रख लिया जाए, एन और टी को अगर कांस्टेंट रख लिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास बॉयल्स लॉ बन जाएगा। तो हम कहेंगे एन एंड टी आर कांस्टेंट्स। तो क्या हुआ बच्चों, ये आपके पास रह गया पी वी इज इक्वल टू आर, या आप इसको लिख लें पी वी इज इक्वल टू के। तो ये आपके पास क्या बन गया है, ये दोबारा से आपके पास बन गया है बॉयल्स लॉ। ठीक है, दोबारा से क्या बन गया आपके पास, बॉयल्स लॉ। उसके बाद बच्चों हम देखते हैं, दोबारा से इसको ड्रॉ करते हैं, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। बच्चों आपके पास जो चॉल्स लॉ होता है ना, वो बेटा आपके पास होता है v इज इक्वल टू के टी। ठीक है ना, देखे ना ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करेंगे, के आ जाएगा इसकी जगह। तो अच्छा जी, हमारे पास क्या हमें अब चाहिए, हमें इधर v चाहिए, तो p को हम क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, ये बेटा डिवाइड हो जाएगा। तो P आ गया। अब के आर तो कांस्टेंट है, जिस तरह यहाँ पे K कांस्टेंट है, T भी चाहिए, तो इधर कांस्टेंट कौन होंगे, N और P। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर आर कांस्टेंट। क्लियर बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट देखें, आपके पास जो वैल्यू रह जाएगी वो इधर रह जाएगी, V इज इक्वल टू आर टी कह लें और V इज इक्वल टू के टी कह लें। ये दोनों ही क्या है, चॉल्स लॉ है। और वजह क्या है, वजह बच्चों ये है कि आपके पास यहाँ भी R कांस्टेंट है और वहाँ पे K कांस्टेंट है। उसके बाद अगर आप चले जाएं अपने लास्ट वाले जो था एवोगैड्रोस लॉ उसकी जानिब, तो हम इधर क्या लिखेंगे, दोबारा से जनरल गैस इक्वेशन लिखेंगे, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो बच्चों ये क्या होती है, ये एवोगैड्रोस लॉ होता है V इज इक्वल टू के एन। अगेन हमें इधर P नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, V इज इक्वल टू एन आर टी ओवर P। तो बच्चों के एन, के मीन्स R कांस्टेंट है ना, तो हमें इधर जो दो चीज़ें चाहिए वो ये दो चीज़ें हैं, टेम्परेचर और प्रेशर नहीं चाहिए। तो मैं लिखूंगा टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट। ठीक है, तो आपके पास जो चीज़ रह गई वो रह गई V इज इक्वल टू एन आर, या आप ये लिख लें V इज इक्वल टू के एन। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या है, एवोगैड्रोस लॉ है। तो मतलब बात समझ में ये आई कि हमने सबसे pहले इन सारे लॉज को आपस में मिलाया और हमने जनरल गैस इक्वेशन बनाई। मैं इधर लिखता हूं जनरल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो हमने दोबारा इस इक्वेशन को यूज़ किया, इसमें से कांस्टेंट लिए और हमने दोबारा से इनको कन्वर्ट कर लिया किसके अंदर, वॉल्यूम के अंदर, टेम्परेचर के अंदर और प्रेशर के अंदर। उसके बाद बच्चों देखिएगा, इधर से थोड़ा सा रेस करना पड़ेगा। हम बात करने वाले हैं जिस तरह से हमने बॉयल्स लॉ, चॉल्स लॉ और इनके जो है वो एंड पे रिलेशन बनाए कि किस तरह से हम इनको यूज़ कर सकते हैं किसी न्यूमेरिकल वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन इससे पहले कहता है, इसको आपको समझा दूं मैं, ये है जी आपके पास आर टी। लें जी बच्चों, जनरल गैस इक्वेशन लिखी, P क्या होता है, प्रेशर, V क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस,
n क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, r क्या होता है, आइडियल गैस कांस्टेंट, इसकी एक स्पेशल वैल्यू होती है 0.00821, वो हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह फाइंड आउट करेंगे। और t क्या बेटा होता है, टेम्परेचर। ठीक है, अब इसमें कहता है कि आपके पेज नंबर 49 के ऊपर फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, तो इधर हम लिखते हैं फॉर 1 मोल ऑफ गैस, इससे क्या मुराद होगा, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ले बच्चों इस वैल्यू में n की वैल्यू 1 पुट करें, पी वी इज इक्वल टू n की जगह क्या आ गया 1 RT। आप जानते हैं कि 1 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो आंसर वही रहता है, तो आपके पास क्या रह गया, पी वी इज इक्वल्स टू RT आपके पास वैल्यू रह गई। जिस तरह आप बॉयल्स लॉ में k को एक तरफ कर लेते थे और वैल्यू रह जाती थी आपके पास पी वी, के इज इक्वल टू पी वी, जिस तरह आप चॉल्स लॉ में k को एक तरफ कर लेते थे और वैल्यू आपके पास बन जाती थी k इज इक्वल टू वी ओवर टी। इसी तरह से अब उसमें कांस्टेंट k थे, इसके अंदर आपके पास बेटा कांस्टेंट है r। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप अपने r को एक तरफ कर लेंगे। तो r को जब एक तरफ कर लिया तो ये जो t है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो r इज इक्वल टू पी वी ओवर टी आपके पास जो है वो वैल्यू बन गई। अगेन वही बात, अगर आपके पास ये वैल्यू है, ये आप कहते हैं आप इसको जी फॉर गैस 1 है, ओके, इसको आप कह लें P1 V1 एंड T1। और अगर आपके पास दूसरी वैल्यू है पी वी ओवर टी, तो फॉर गैस 2 तो बेटा ये P2, ये V2 और ये T2। अब अगेन इन दोनों में लेफ्ट हैंड साइड कॉमन है, तो आप लिख सकते हैं P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 ओवर T2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास 6 वैल्यूज़ हैं, 2 प्रेशर की, 2 वॉल्यूम की और 2 टेम्परेचर की। इनको गैस 1 या गैस 2 कह लें, इनको इनिशियल और फाइनल कह लें। इनमें से आपने अगर कोई भी चीज़ फाइंड आउट करनी है, अगर आपने कोई भी चीज़ फाइंड आउट करनी है, लेट्स से बच्चों के पास V1 नहीं है, ओके, तो बेटा P यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा तो जाके डिवाइड, T1 यहाँ पे डिवाइड हो रहा तो जाके मल्टीप्लाई। इक्वेशन बन जाएगी V1 इज इक्वल टू, ये यूँ ही रहेगा P2 V2 ओवर T2 मल्टीप्लाई बाय T1 ओवर P1। तो बच्चों ये वैल्यूज़ आपको गिवन होंगी, जिस तरह से इसमें एग्जाम्पल ज़रूर होगी। मेरा एग्जाम्पल नंबर 3 है, तो एग्जैक्टली एग्जाम्पल नंबर 3 को आप इन फॉर्मूलाज या इन इक्वेशन की मदद से ज़रूर सॉल्व करिए, ताकि टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो, आपको अंडरस्टैंड करें, आप इसको कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर हमें पूछें। तो आज हमने जो टॉपिक पढ़ा उसमें स्केल्स ऑफ थर्मोमीट्री, तीनों के फॉर्मूलाज, तीनों की कन्वर्जन पे डीप सी बात, और उसके बाद मैंने बताया कि कौन सा स्केल कहाँ से शुरू होता है। जिस तरह डिग्री सेल्सियस 0 से स्टार्ट होगा, फ़ारेनहाइट 32 से, और केल्विन स्केल 273 से स्टार्ट होगा। उसके बाद जनरल गैस इक्वेशन की मैंने आपको जो है वो इंपॉर्टेंस बताई, फिर बताया किस तरह से हम इक्वेशन बना सकते हैं, फिर आइडियल गैस कांस्टेंट R की बात की, फिर हमने जनरल गैस इक्वेशन से दोबारा से बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ बनाया। फिर मैंने इसके आपको जो वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स जो भी था उनके बारे में डिस्कशन की, और बाद में आपको बताया कि आप किस तरह से R को निकाल सकते हैं और किस तरह से फॉर्मूला बना के इनकी वैल्यूज़ जो है वो आप जो है वो न्यूमेरिकल इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स किसी भी प्रॉब्लम की वजह से या किसी की प्रॉब्लम कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है आप ज़रूर बताएं, ताकि हम आपको क्लियर कर सकें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और टॉपिक्स को साथ साथ क्लियर करें, और प्रॉब्लम्स अपनी ज़रूर पूछा करें, ताकि हम आपको बेहतर तरीके से गाइड करें, और आपका जो टाइम है उसको पूरी तरह से आप भरपूर तरीके से इस्तेमाल करें। यही टाइम है, वक्त गुजरते हुए टाइम नहीं, जो वक्त गुजरते हुए पता भी नहीं चलेगा आपको, और आपके एग्ज़ाम्स आ जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफ़िज़।